शुरुआत करते हैं फिक्र के फोकस से। देखिए, फिक्र का पहला फोकस पाकिस्तान में मुनीर की कायर सेना पर। कायर इसलिए क्योंकि बीएलए और टीटीपी के सामने घुटनों पर आ गई पाकिस्तान की सेना खैबर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। 7 पश्तूनों की मौत से पूरा खैबर बल्कि पूरा पाकिस्तान उबल रहा है। दूसरा फोकस ऑपरेशन महादेव पर। सुरक्षा बलों ने आज श्रीनगर में हर हर महादेव की गूंज के साथ 3 आतंकियों का अंत कर दिया। इस एनकाउंटर में 97 दिन बाद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मूसा भी मार दिया गया। इसके अलावा फिक्र आपकी में 2 वायरल वीडियोस के साथ उनकी पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। पहला वीडियो तुर्की के एक बम का है। तुर्की ने रात यानी तबाही रात बम बनाया है। दावा किया है कि 970 किलो वजनी यह हथियार दुनिया का सबसे विनाशकारी बम है। दूसरा वीडियो लोकसभा का है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री के बयान से हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए मिन्नतें की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उनसे पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन क्यों रोका। फिक्र की 2 फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल ईरान और इजराइल तनाव पर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने फिर कहा कि हम खमनेई तक जरूर पहुंचेंगे। क्या खमनेई की हत्या करवाने की तैयारी है? क्या इजराइल फिर से ईरान पर हमला करेगा? फिक्र की दूसरी फाइल बिहार की है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन गया। यह सुनकर हर कोई चौंक गया है। आपको डॉग बाबू के घर से हैरान करने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। फिक्र में बात करते हैं ऑपरेशन महादेव की, जिसने आज पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को करारा जवाब दिया है। आज भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर के लिडवास में 3 आतंकियों को मार गिराया। बड़ी बात यह है कि मारे गए 3 आतंकियों में से एक है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा। इस तस्वीर में दाहिने तरफ सबसे कोने पर जो खड़ा है वो है आतंकी, वही है हाशिम मूसा। यह वही आतंकी है जिसने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या का प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि इसने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए अपना वजन बहुत कम कर लिया था, लेकिन ढूंढ निकाला गया। इसके अलावा इस तस्वीर में बाईं ओर खड़ा पहला और दूसरा आतंकी भी ऑपरेशन महादेव में मारा गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी तक हाशिम मूसा के ही पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तेज कर दिया था। इस दौरान एजेंसियों को चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन एक्टिव होने के पुख्ता सबूत मिले। इन चाइनीज अल्ट्रा रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल लश्कर तैयबा के आतंकी एन्क्रिप्टेड मैसेजेस भेजने के लिए करते थे। इसी आधार पर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया और पहलगाम के गुनहगारों को मार गिराया गया। गुनहगार भारतीय सेना के टारगेट पर थे और आज इस हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया गया। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज पर द इंटीरियर रिपोर्ट्स 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी नची गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें। अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है। आज श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई और आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हुई। दोपहर 12 बजे चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ये मांग करने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एसआईआर पर भी चर्चा हो। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। हंगामा बढ़ा तो सदन को पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज भी हुए। उन्होंने यहां तक कहा कि
जब सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सहमति बनी थी तो विपक्ष अब हंगामा क्यों कर रहा है? लगातार 2 राउंड के हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि विपक्ष की तरफ से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपनी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कहना गलत है कि ऑपरेशन दबाव में रोका गया। इस पर गौरव गोगोई ने पूछा कि हमारा मकसद युद्ध को रोकना क्यों नहीं था, यह होना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को टारगेट करते हुए कहा कि विपक्ष नहीं पूछता है कि हमने दुश्मन के कितने विमान गिराए, जबकि गौरव गोगोई ने पूछा कि सीजफायर क्यों हुआ और सरकार क्यों झुकी। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, तो वहीं गौरव गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करके पूछा कि पहलगाम की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। आइए लोकसभा की यह हाईलाइट्स देखते हैं। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। सीज फायर हो गया, क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रोका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। एक छोटा सा करेक्शन है, गौरव गोगोई ने पूछा था कि हमारा मकसद युद्ध का क्यों नहीं था, यह होना चाहिए था। खैर, लोकसभा में चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब अचानक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टोका। उस वक्त रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने को लेकर अपनी बात रख रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमारे सामने हार मान चुका था, वो युद्ध रोकने की मिन्नतें कर रहा था। इस पर राहुल गांधी ने पूछा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और आप रुक गए, क्यों? आपने युद्ध क्यों रोका? तब राजनाथ सिंह ने कहा, बता रहे हैं लोकसभा का यह रोचक प्रसंग वायरल है। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए, बता दो। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। लोकसभा में आज सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई मध्यस्थता नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान का मुद्दा द्विपक्षीय है,
इस बीच सदन में हंगामा होने लगा तो गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने विपक्ष से नाराजगी जताते हुए सवाल पूछा कि क्या उन्हें भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है। The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number two, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number three, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number four, we will never bow down to nuclear blackmail. भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডিসাইড করে দিচ্ছে, যেখানে আমি বিরোধী দল হিসেবে বলছি যে আপনার সঙ্গে তো আমরা রয়েছি, আমরা পুরো রয়েছি, আপনার সঙ্গে লড়াই করুন। 140 কোটি ভারতীয় বলছে আপনি লড়াই করুন, और अमेरिका प्रेसिडेंट কথা শুনে আপনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, यही तो वक्त था भैया, यही तो वक्त था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का। किसने मना किया आपको? कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो संसद में सरकार यह कह रही है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बड़ी जीत हुई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम ने सरकार से कई सवाल किए और उन्होंने कहा कि आप ये क्यों मान रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है, वो लोकल भी हो सकते हैं। चिदंबरम ने यह भी कहा कि सरकार ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है, सरकार ने महत्वपूर्ण विवरण साझा करने में आनाकानी की है। एनआईए ये बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उसने क्या किया है, क्या उन्होंने आतंकवादियों की पहचान की है, वे कहां से आए थे। जहां तक हम जानते हैं वो स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं। चिदंबरम ने यह भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को छिपाया जा रहा है। चिदंबरम के इस बयान पर अब राजनीतिक रिएक्शन आने लगे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनकी आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं, तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। कांग्रेस राहुल गांधी चिदंबरम के माध्यम से ये क्या करवाना चाह रहा है? पाकिस्तान परस्त राजनीति करके क्लीन चिट दे करके भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आखिर पी चिदंबरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से था। पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदंबरम और कांग्रेस बोल रही है। पी चिदंबरम ने यह बयान देकर के देश को शर्मसार किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता। ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के नेताओं में नहीं, पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित ऐशान्या द्विवेदी ने भी पी चिदंबरम के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देना पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा देना है।
कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, ये मैं तो मानूंगी। पाकिस्तानियों के जो मंसूबे हैं कि टेररिज्म फैलाना, एक तरीके से आप जब ये बोलते हो कि ये पाकिस्तानियों ने नहीं किया है या ये है या वो है, तो अब कहीं ना कहीं उनके मंसूबे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि नहीं, तुमने नहीं किया ये, और हम खड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हम खड़े होकर ये बोल रहे हैं तुम्हारे लिए। ऑपरेशन सिंदूर और इस पर हो रही बहस से अब थोड़ा सा टर्न लेते हैं और कोर राजनीतिक खबरों की तरफ चलते हैं, जिसमें ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का वो बयान है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के लिए आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने साड़ी में डिंपल यादव के मस्जिद प्रवेश पर आपत्ति जताई थी और उन पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस अमर्यादित बयान पर समाजवादी पार्टी या विपक्ष की तरफ से बहुत नाराजगी वाला संदेश नहीं आया, लेकिन सत्ता पक्ष इससे बहुत नाराज हुआ। एनडीए की महिला सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग की है। वैसे सत्ता पक्ष की महिला सांसदों का यह हमला दो तरफा था। साजिद रशीदी के साथ साथ वो अखिलेश यादव से भी काफी नाराज थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि जो कपड़े संसद में पहने जा सकते हैं वो कहीं भी पहने जा सकते हैं। डिंपल यादव और एसपी सांसद इकरा हसन ने साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग की। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। अखिलेश यादव, डिंपल यादव सार्वजनिक आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि भाई हमने मुसलमानों को ठेस पहुंचाई है, मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है, हम माफी चाहते हैं। मैं 10 बार माफी मांग लूंगा। डिंपल यादव और उनके सारे सांसद मस्जिद में गए थे। ऐसे तो मस्जिद इबादत की जगह है, सियासी काम नहीं करना चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरह मौलाना रशीदी ने उनका अपमान किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? उनको उन पर कार्रवाई का मांग करना चाहिए। माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? हालांकि इस राजनीति के बीच डिंपल यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी जिस तरह से उनके लिए प्रदर्शन कर रही है, उसी तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस मुद्दे पर भी प्रदर्शन करें। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। दरअसल इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि कुछ दिनों पहले संसद हंगामे के कारण स्थगित हो गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी सांसद रामपुर के मोहिबुल्ला नदवी के साथ संसद भवन के पास बनी मस्जिद में गए थे। डिंपल यादव और इकरा हसन भी उनके साथ थी। इस पर मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के लिए आपत्तिजनक बात कही थी, जिससे ये पूरा राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। वैसे इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी की समस्या बढ़ रही है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब आपको मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे के बारे में बताते हैं। जहां कहीं भी युद्ध छिड़ा होता है वो अचानक से प्रकट होते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने युद्ध में उलझे हुए 2 देशों को ट्रेड की धमकी दी और युद्ध रुकवा दिया। हालांकि उनकी ये धमकी रशिया के ऊपर काम नहीं कर रही है। खैर,
ट्रंप भारत पाकिस्तान में सीजफायर कराने का झूठा दावा कर रहे हैं आज तक। इस बीच उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़े युद्ध में आज शाम को हुए सीजफायर का क्रेडिट ले लिया। उन्होंने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 5 दिनों तक चली लड़ाई के बाद वहां शांति है। इस युद्ध में लाखों लोग मारे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये युद्ध भी रुकवा दिया और उन्हें बड़ी खुशी मिल रही है। एक बार सुन लेते हैं ट्रंप ने थाईलैंड कंबोडिया के बीच हुए सीजफायर पर क्या कुछ कहा और फिर उनके दावे का फैक्ट चेक। ट्रंप के नए दावे का फैक्ट चेक जरूरी है। इस फैक्ट चेक से यह पता चला कि ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन उनमें एक गंभीर लीडर वाला गुण कितना है और उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग रुकवाई। हमारे पास जानकारी है कि यह युद्ध मलेशिया की मध्यस्थता की वजह से रुका है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया के नेताओं से बातचीत की, कहा था कि अमेरिका तत्काल युद्ध विराम चाहता है, वरना दोनों ही देश अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी व्यापारिक समझौते से वंचित रह जाएंगे। हमें पता चला है कि युद्ध विराम आसियान के प्लेटफॉर्म पर हुआ है, जिससे इस वैश्विक मंच की इंपॉर्टेंस अब और बढ़ गई। भारत के सीनियर जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मा चेलानी ने इस मुद्दे पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल और व्यापार धमकियों से जो काम नहीं हो पाया वो आसियान कूटनीति के जरिए हो गया। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष मलेशिया द्वारा आयोजित 2 घंटे की आमने सामने की बातचीत के बाद कंबोडिया के पीएम और थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम आधी रात से युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। यहाँ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कंबोडिया के पीएम ने ट्रंप को भी थैंक यू कहा, लेकिन सीजफायर का पूरा क्रेडिट आसियान फोरम को जाता है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान ने थाईलैंड कंबोडिया के बीच युद्ध रुकवाकर अपने महत्व को फिर से साबित कर दिया है। वैसे ट्रंप ने आज रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बहुत कुछ कहा, ईरान के साथ टकराव पर भी काफी कुछ बोले। ट्रंप ने रूस को युद्ध खत्म करने की नई डेडलाइन दी है। ट्रंप ने कहा है कि रूस 10-12 दिनों के अंदर यह युद्ध समाप्त करे, वरना कड़े प्रतिबंध झेलने होंगे। पहले यह डेडलाइन 50 दिनों की थी। वहीं ईरान को आज बड़ी धमकी दी गई है। कहा कि उन्हें मालूम है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बढ़ा सकता है। ऐसा हुआ तो इस बार अमेरिका ईरान का सफाया कर देगा। ईरान ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज किया है। ईरान ने कहा है कि वो इन धमकियों से डरकर यूरेनियम संवर्धन को बंद नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले हमने आपको ट्रंप की बात बताई थी। ट्रंप भले ही दुनिया में हो रहे युद्ध को रुकवाने में अपना क्रेडिट ले रहे हो, लेकिन तुर्की ने जो धमाका किया है वो अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है। तुर्की ने अपने सबसे विनाशक गैर परमाणु गैज़ैप बॉम्ब का ट्रेलर दिखाया है। परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट से आसपास के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक और विध्वंसक बम कहा जा रहा है, क्योंकि ये इस कैटेगरी के अमेरिका के MK-84 बम से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हथियारों की होड़ में तुर्की लगातार अपने जखीरे को मजबूत कर रहा है। अब उसने जिस गैज़ैप नाम के नए बम को लॉन्च किया है उसे अंग्रेजी में रात बम कहा जा रहा है। इस बम को IDEF 2025 अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस इंडस्ट्री मेले में पहली बार सबके सामने पेश किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बम न सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज्यादा विध्वंसक है, बल्कि इसे जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो भी काफी खतरनाक है। तुर्की ने इस बम के धमाके का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यह बम जिस तरह से फटा और फिर जिस तरह से उसका दृश्य दिखा है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बम पारंपरिक बमों के मुकाबले बहुत ज्यादा घातक और स्ट्रैटेजी के लिहाज से काफी असरदार है। तुर्की का गैज़ैप बम अमेरिका के MK-84 बम जैसा प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है, लेकिन इसमें मौजूद कणों की संख्या, विस्फोट की तीव्रता और विशाल क्षेत्र में फैला काफी एडवांस है। तुर्की में गैज़ैप का मतलब होता है प्रचंड क्रोध। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैज़ैप बम करीब 970 किलो का है। धमाके के दौरान इस बम से करीब 10,000 विशेष घातक कण चारों ओर फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। इस बम को F-16 जैसे लड़ाकू विमानों के जरिए दुश्मन पर गिराया जा सकता है। ये एक थर्मोबैरिक बम है,
जिसके फटने से तापमान 3000 डिग्री तक चला जाता है। यह बम स्टील और कंक्रीट को जला सकता है, पिघला सकता है। यह टेक्नोलॉजी इसे पारंपरिक बमों से अलग और युद्ध क्षेत्र में काफी घातक बनाती है। इसे ड्रोन से लॉन्च करने के लिए भी विकसित किया जा सकता है। अमेरिकी MK-84 बम दशकों से नेटो और पश्चिमी देशों की सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन तुर्की ने इससे ज्यादा ताकतवर बम बनाकर अमेरिका को भी चौंका दिया है। तुर्की के गैज़ब बम की विस्फोटक क्षमता अमेरिका के MK-84 बम से 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका का MK-84 बम 900 किलो का है, जबकि तुर्की का गैज़ब बम 970 किलो का है। MK-84 बम फटने के बाद बड़े आकार का गड्ढा बन सकता है। तुर्की का बम फटने के बाद भयानक तबाही होती है और तापमान 3000 डिग्री तक बढ़ जाता है। अमेरिकी बम के घातक टुकड़े 400 गज के दायरे में फैलते हैं, जो गैज़ब बम के मुकाबले बहुत कम है। दोनों बमों में स्टील और कंक्रीट को जलाने की क्षमता है। माना जा रहा है कि इस बम से तुर्की अपनी आधुनिक युद्ध रणनीति में बड़ी बढ़त हासिल कर सकता है, खासकर जहां सटीक हमले के साथ जबरदस्त प्रभाव हासिल करना लक्ष्य हो। गैज़ब बम सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि तुर्की का डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्रांति है। यह हथियार के मामले में उसकी बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाता है। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने अपने घरेलू हथियार इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाया। गैज़ब बम भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे उसकी सामरिक शक्ति में इजाफा हुआ। सीरिया और लेबनान सहित कई देशों में तुर्की अपनी मौजूदगी रखता है। उसकी ख्वाहिश पश्चिम एशिया में खलीफा देश के तौर पर अपनी पहचान बनाना है, जिसके लिए वो ऐसे प्रयोग करता है। तुर्की अपने हथियार और उनका पेनिट्रेशन तो बढ़ा रहा है, लेकिन साथ में अपना इन्फ्लेशन, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं एर्दोगान। फिक्र में बात करते हैं ईरान और इजराइल की जंग की। हालांकि दोनों देशों के बीच मिसाइलों और बमों की जंग थमी हुई है, लेकिन जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मौका मिलते ही दोनों देश एक दूसरे पर जुबानी मिसाइल फायर कर रहे हैं। इस बार मिसाइल दागने का काम किया इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज ने। वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रेमन एयरबेस पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने इशारों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी को हत्या की धमकी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा, अगर खमेनी ने इजराइल को फिर से धमकी दी तो हमारे लंबे हाथ एक बार फिर ईरान तक पहुंचेंगे और इस बार ज्यादा ताकत के साथ सीधे खमेनी तक पहुंचेंगे। हमें धमकाना बंद करो, वरना आपको नुकसान होगा। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिज का रुख ईरान और खमेनी के लिए लगातार आक्रामक रहा है। उन्होंने 17 जून को भी खमेनी को हत्या की धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अपना रुख नहीं बदला तो खमेनी का हश्र सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसा हो सकता है। इजराइल की धमकी के पीछे सबसे बड़ी वजह हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों का बढ़ता प्रभाव है। दरअसल लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही गुटों को ईरान का समर्थन हासिल है। पिछले कुछ वक्त से लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल इस गुट के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन ईरान के समर्थन से हूती विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन ईरान के समर्थन से हूती विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं और यही बात इजराइल को अच्छी नहीं लग रही है। इजराइल इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है। लेकिन इस मसले पर दोनों देशों के बीच सीधा संवाद नहीं, बल्कि दोनों तरफ से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों की तरफ से सेनाएं शांत हैं, लेकिन कूटनीतिक आक्रामकता इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच फिर से कुछ नया संघर्ष देखने को मिल सकता है। इस वक्त आपको सीधे लेके चलते हैं संसद। ओवैसी वहां पर बोल रहे हैं। इसने हमको सोर्स कोड नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ। अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है, आप बताइए। और मैडम, FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं था,
केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मीडोज पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मीडोज सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम आखिर में मैं अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें। किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, यह तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। यह मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। यह शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, यह शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हो रहा ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, इख्तिदार में कोई यहां रहेगा कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस। आपको बता दें कि संसद में बहस आज काफी देर तक चलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने अपने पर्सपेक्टिव्स रखे जा रहे हैं। खैर, एक बड़ी अजीब सी खबर आई है और आप जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। ये जो अगली खबर है हम सबसे जुड़ी हुई है। शहर में बढ़ रही इस समस्या पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। ये रिपोर्ट आवारा कुत्तों के काटने से हुई मौत की घटनाओं से जुड़ी है, जिसका सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया। जस्टिस जेपी पारदीवाला ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है। रिपोर्ट में बताया गया कि शहर आवारा कुत्तों की समस्या से जूझ रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि इसका बड़ा खामियाजा मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। इस स्थिति के तथ्य न केवल परेशान करने वाले हैं बल्कि तुरंत कार्रवाई की मांग भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सीजेआई की बेंच को भेज दिया है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आवारा कुत्तों के हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इन हमलों के चलते रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनका शिकार विशेष रूप से छोटे बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। लोगों के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। अगस्त 2022 में सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि देश में 2019 में आवारा कुत्तों की संख्या 1,53,00,000 थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में लगभग 22 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा, जिनमें 21 लोगों की मौत हो गई। 2023 में 30 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें करीब 50 लोगों की जान चली गई। 2024 में यह आंकड़ा 37 लाख था, जबकि मरने वालों की संख्या 54 थी। सुप्रीम कोर्ट जहां शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या से चिंतित है, तो बिहार में डॉगी को लेकर कुछ अलग खेल हो गया। पटना जिले में डॉग बाबू को आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। आप अभी उसी सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट देखने वाले हैं। इसमें बकायदा उसके माता और पिता का नाम दर्ज है, प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने की तिथि दर्ज है, फोटो भी लगाई गई है। गांव, मोहल्ला, पिन कोड, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, एक एक चीज दर्ज है। यह साफ साफ लिखा है। प्रमाणित किया जाता है कि डॉग बाबू बिहार के स्थायी निवासी हैं। बाकी तो छोड़िए, इस पर राजस्व पदाधिकारी के डिजिटल साइन भी मौजूद है। सुनने में भले ये आपको बहुत अजीब सा लगे, लेकिन सच्चाई ये है, ना तो ये कोई मजाक है और ना ही यहां कुछ भी फोटोशॉप किया गया है। ये किसी एआई का कमाल भी नहीं है। ये पूरी तरह सिस्टम से निकला हुआ ओरिजिनल दस्तावेज है। और जब यह मामला सुर्खियों में आया तो सफाई दी जाने लगी कि किसी ने सिस्टम की सेटिंग में बदलाव कर दिया। सोचिए जरा।
खैर, चाहे वो सिस्टम की खराबी हो, किसी अधिकारी की खराबी हो या किसी बाबू की खराबी हो, सुर्खियों में डॉग बाबू।